ये कहाँ से होगा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? एंड आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जितने भी भावी शिक्षक गण हैं, सुपर टेट 2026 की परीक्षा जो देने वाले हैं, तो प्लीज इस सेशन को एक बार ज्वाइन कर लीजिए। और मैं सभी से कहूंगी कि जितने भी हमारे भावी शिक्षक गण इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस सेशन में ज्यादा से ज्यादा दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अ परफेक्ट मैन। क्योंकि बिना अभ्यास के आपकी गलतियां क्या है ये आपको पता नहीं लगती है। आप थ्योरी पढ़ चुके होंगे जो लोग भी, तो प्लीज इसका आंसर करने की कोशिश करिए। और जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी है, सुपर टेट की तैयारी नहीं की है, तो हमारे टीचर्स एकेडमी की तरफ से चालू की गई है भावी शिक्षक बैच, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको परीक्षा के अनुरूप यहाँ प्रश्न कराए जा रहे हैं। जो भी आपका सिलेबस है उसी के अनुसार आपके यहाँ क्लासेस हो रही है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिए गए इंक्वायरी नंबर पे आप कॉल करके भावी शिक्षक बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा एस्टेट 2026 का भावी शिक्षक बैच। इसमें सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। इसमें एसएसटी का पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगी, इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको सोनी मैम, और आपके ज्योग्राफी और ईवीएस के पोर्शन को पढ़ाएंगे शीतल मैम, हिंदी पढ़ाएंगे आपको सुचित सर, राहुल सर पढ़ाएंगे आपको करंट, सीडीपी आपके अरुण जैसा, संस्कृत आपके पंकज सर, अमित सर साइंस पढ़ाएंगे और नितिन सर मैथ। तो ये हमारी पूरी फैकल्टी आप सभी के सामने। और इंक्वायरी के लिए आप 9628959237 इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका टीचर एकेडमी का फ्री टेलीग्राम ग्रुप। इसको आप यहां से स्कैन कर सकते हैं। और फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रैक्टिस जो ऑफलाइन सेंटर पे प्रैक्टिस सेट की जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसके 10 टेस्ट की आपको पीडीएफ यहाँ पर फ्री मिलने वाली है। अगर आपने सुपर टेट की तैयारी की है किसी भी संस्थान से, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आकर प्रत्येक संडे आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। और इसमें परीक्षा के पैटर्न के अनुसार आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि साथियों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सुपर टेट की वैकेंसी में सिलेक्शन लेना भी इतना आसान नहीं रह गया, बिकॉज आपका नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, माइनस मार्किंग, ये माइनस मार्किंग आपका यहाँ पर लागू कर दिया गया है। तो आपके लिए सिलेक्शन लेने तुक्का मार्क पद्धति से अब आपके क्वेश्चन जो सही होते थे या जो गलत होते थे, ये आपको बड़ा बदलाव नेगेटिव मार्किंग के चलते देखने को मिल सकता है। पहली बार ये चीज की जा रही है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा और ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में टेस्ट बहुत दीजिए, चाहे किसी भी संस्थान में हो। बात कर ले टीचर्स एकेडमी की, तो प्रत्येक संडे को आप यहाँ पर निःशुल्क अपना टेस्ट दे सकते हैं। विशेषता इसकी यह है कि परीक्षा के अनुरूप प्रश्न तो है ही, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ओएमआर दी जाती है और आपको आपकी रैंक भी बताई जाती है और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको दिया जाता है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, चटगांव शस्त्रागार छापेमारी 1930 का नेतृत्व किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है सूर्यसेन, बी है गणेश घोष, ठीक है, सी है कल्पना दत्त, डी है प्रीतिलता वाडेदार। तो ये क्वेश्चन आपका बन रहा है हिस्ट्री का। आपने देखा होगा जो टॉपिक है, मैं बिल्कुल उसी टॉपिक से आपको पढ़ा रही हूँ। जो दिया है ये आपका दिया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ये आपने सिलेबस में देखा होगा, आपका दिया हुआ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ये वहां से आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो प्लीज इसका आंसर देने की कोशिश करिए। बात कर लेते हैं हम चटगांव शस्त्रागार छापेमारी का नेतृत्व किसने किया था। तो देखते हैं कौन कौन आंसर कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ इसके बारे में। तो इसका नेतृत्व किया था 1930 में सूर्यसेन ने। किसने किया था? सही आंसर होगा इसका आपका सूर्यसेन, बिकॉज सूर्यसेन चटगांव शस्त्राचार छापेमारी का नेतृत्व तो किए थे, लेकिन इसमें अकेले नहीं थे, इसमें इनके साथ थे गणेश घोष, और थे इसमें आपके प्रीतिलता वाडेदार,
और इनके अन्य साथी इसमें साथ थे। चटगांव शस्त्रागार छापेमारी, चटगांव आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका बांग्लादेश में, जो उस समय के आपके वेस्ट बंगाल में था, लेकिन अब ये जा चुका है आपका बांग्लादेश में। सूर्यसेन, इनको प्यार से लोग, इनका उपनाम क्या था? इनको उपनाम था मास्टर दा। इनका जो उपनाम था, थोड़ा इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। इनको कहते थे लोग मास्टर दा। बहुत पहले अगर मूवीज आप देखते होंगे ना, मूवीज अगर आप देखते होंगे तो उसमें आपने एक मूवी देखी होगी अभिषेक बच्चन की, बहुत पहले ही आई थी, जिसमें एक मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण ने अभिनय किया था, उसमें मास्टर दा का किरदार निभाया था अभिषेक बच्चन ने। अगर उस इंसिडेंट को आपको कहानी के रूप में देखना तो आप मूवी देख सकते हैं, ठीक है। उसका उनका उपनाम था मास्टर दा, ठीक है, मास्टर दा इसका उपनाम था। और चटगांव शस्त्रागार छापेमारी क्यों की गई थी? ये ब्रिटिश जो सेना थी, उनके शस्त्रागार पे कोई लूटने का प्रयास किया गया था, जिसको नाम दिया गया था चटगांव शस्त्रागार छापामारी। ये 1930 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री का पद किसके पास था? आपके सामने ऑप्शन है लियाकत अली खान, बी बोल रहा है लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू, सी है आपका जॉन मथाई और डी है आपका लियाकत अली खान, ठीक है। तो आंसर करने की कोशिश करिए। मैम, आई गॉट 89 marks on 4 July. I am from general. Will I pass through normalization or not? Vinita Pandey, this one. Okay, welcome to everyone. हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। इसके बारे में जानकारी 89 marks थोड़ा सा कम तो लग रहा है, बट जब तक रिजल्ट नहीं आता आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि रिजल्ट आपका जब भी आएगा उसके बाद जो आपको समय मिलना है वो समय ज्यादा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। सलोनी सिंह बोल रही हैं, हाँ, ठीक है। सटीक जानकारी इसके बारे में टेल मी मैम। सलोनी, आई गॉट 89 मार्क्स थोड़े आपके कम है सलोनी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्लीज आप तैयारी जारी रखिए, ठीक है। कट ऑफ कितनी जाएगी रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अंतरिम सरकार के बारे में। तो अंतरिम सरकार जो बनी थी, इसका गठन हुआ था, कब हुआ था? ये आपका 1946 की जो अंतरिम सरकार थी, इसका गठन हुआ था अंतरिम सरकार का, ये हुआ था आपका 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। और इसमें आपके अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री का पद, ठीक है। हो सकता है आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि अंतरिम सरकार के बारे में पूछ रहा है, तो हो सकता है इसका आंसर अंतरिम सरकार वित्त मंत्री के बारे में पूछ रहा है, तो आप लोग का ध्यान जा सकता है जॉन मथाई की तरफ। तो जॉन मथाई नहीं होगा, क्योंकि जॉन मथाई जी थे वह आपके स्वतंत्रता उपरांत जो आपकी सरकार बनी थी उसके पहले वित्त मंत्री थे। ये 1950 में सरकार बनी थी पहले, ये उसके वित्त मंत्री थे। ये आपका जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, जॉन मथाई यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बोलता है कि लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों, ये भी गलत है। सही आंसर होगा इसमें आपका लियाकत अली खान। ये अंतरिम सरकार जो आपकी गठित की गई थी 2 सितंबर 1946 को, ये उसमें वित्त मंत्री बने थे, ठीक है। कमेंट देख लेते हैं आप लोग के। जितने लोग भी इस लाइव को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के साथ साथ आप आंसर देने की कोशिश करिए, एंड प्लीज सही गलत का मूल्यांकन मत करिएगा कि कब मैं सही होंगी या गलत होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि किस गुप्त संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी? ऑप्शन है आप सभी के सामने अनुशीलन समिति, अभिनव भारत समाज, गदर पार्टी या नौजवान सभा। प्लीज जितने लोग देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर करने की कोशिश करिए। हाँ जी, सभी ने पढ़ रखा होगा ना, सुपर डेट की तैयारी तो बहुत पहले से आप लोग कर रहे हैं, तो जो लोग तैयारी कर चुके हैं प्लीज इसके बारे में आंसर करें। चलिए, हाँ,
कोटि सूर्यकांत जी, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा कि वीडी सावरकर ने 1904 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो इन्होंने स्थापना की थी अभिनव भारत समाज की, अभिनव भारत समाज की, और इसकी स्थापना की थी 1904 में। तो ये आपका जो हिस्ट्री से पोर्शन आता है इसमें आपकी पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं से आपको क्वेश्चन बनने को मिल सकते हैं। और दूसरा आपका जो समितियां थी, ठीक है, जो संस्थाएं थी, इनका जो गठन था, किसने किया था, किस वर्ष किया था, ये डीपली इसके बारे में अगर जब थ्योरी की क्लास में ज्वाइन करेंगे तो थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, और पढ़ चुके हैं तो प्लीज प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। और बच्चों मैं आपको एक सलाह में जरूर दूंगी कि आप अगर पढ़ चुके हैं ना, तो मैं सिर्फ अपने ही प्लेटफॉर्म की बात यहाँ नहीं करूं, आप ज्यादा से ज्यादा किसी भी संस्थान में जहां आपको लग रहा है यूट्यूब का कोई भी लाइव सेक्शन हो या किसी भी संस्थान में आपको लग रहा है प्रैक्टिस कराई जा रही, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जम के प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे ये आपको उतना फायदा करेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप अगर पढ़ लिए हो तो पढ़ने के बाद खूब प्रैक्टिस करो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन। प्रैक्टिस से इंसान की जो तैयारी होती है ना, तैयारी में उसकी कमियां क्या है ये इसको पता लगती है। हो सकता है हम जो पढ़ा रहे हैं उससे बेहतर फिर आपको कहीं मिले, फिर उससे बेहतर फिर आपको मिले, तो आप हर मोर्चे से तैयार रहेंगे तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं। क्योंकि बच्चे इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली है, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट और बहुत उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? हाँ जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग, काकोरी ट्रेन एक्शन, या राजगुरु और भगत सिंह की गिरफ्तारी? आंसर करिए। क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर करिए। नो वन इज आंसरिंग, नो वन इज आंसरिंग, बिकॉज मुझे लग रहा है आप लोग को आ नहीं रहा है या आप लोग अपने सिलेक्शन को लेकर सीरियस नहीं है। बच्चे मैं आप लोग को से कह दूं कि जितने भी भावी शिक्षक हैं हमारे, भावी शिक्षक गणों, 8 साल बाद वैकेंसी आ रही है, मौका बहुत अच्छा है लेकिन कंपटीशन इजी नहीं रहेगा। तो जो निरंतर प्रयास है, कंसिस्टेंसी बहुत होनी जरूरी है। कंसिस्टेंसी, अगर आप डेली 4 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आप सिलेक्शन के बेहद करीब है। लेकिन अगर दिमाग में ये आता है कि आज हम 10 घंटा पढ़ लिए, कल हम 10 घंटा पढ़ लिए, बीच में 2 घंटे का ब्रेक कर दिया, दैट्स नॉट परफेक्ट। आप रेस से उसी दिन बाहर है। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, निरंतर जो प्रयासरत रहेगा सफलता उसी को मिलेगी। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया? तो इसका सही आंसर होगा चौरी चौरा कांड, ठीक है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये आपका ये हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 को। कहां पड़ता है ये आपका? गोरखपुर में। 1922 को ये कांड हुआ था। और क्यों हुआ था? चौरी चौरा में इन्होंने क्या किया था कि क्रांतिकारियों ने, जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने इस आंदोलन, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा के मार्ग पे चलने को सही समझते थे, वो अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा को कभी सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन चौरी चौरा कांड में क्या हुआ कि उग्र भीड़ ने क्या किया? उग्र भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी पुलिस स्टेशन में, और उसमें आपके 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए, ठीक है। आग लगा दी, फलस्वरूप 22 लोगों की मौत हो गई, 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। गांधी जी को इस बात से बड़ा धक्का लगा, ठीक है। गांधी जी को इस बात से इतना धक्का लगा, उन्होंने कहा कि अगर इस चीज को, आंदोलन को यहाँ पे नहीं रोका गया तो जो हमारा ये आंदोलन है ये हिंसक रूप ले लेगा। इस प्रकार इसको रोकने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और कब वापस लिया? वो इन्होंने वापस लिया 12 फरवरी 1922 को इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। चौरी चौरा कांड, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लंदन इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? संगठन से क्वेश्चन आपको बेहद देखने को मिल सकते हैं। हर मोर्चे पे अपने आप को तैयार रखो और आंसर करो कि श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, दादा भाई नौरोजी या लाला हरदयाल। जल्दी से आंसर करिए कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, हाँ, सलोनी, विनीता, सूर्यकांत, जल्दी आंसर करिए भाई, आंसर करिए। चलिए बात कर लेते हैं
लंदन इंडियन होम रूल सोसाइटी किसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1905 में। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने इसकी स्थापना की थी? इसमें इसकी स्थापना की थी आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। इसमें इनके सहयोगी कौन थे? इसमें इनके सहयोगी जो थे वो थे आपके मैडम भिकाजी कामा, ठीक है, या मैडम कामा इनको आप कह सकते हैं। ये इनके सहयोगी थे, मैडम कामा, सरदार सिंह, ठीक है, सरदार सिंह और दादा भाई नौरोजी, ये भी इनके सहयोगी थे। ये लोग सहयोगी थे, लेकिन यहाँ स्थापक पूछ रहा है। दादा भाई नौरोजी, इनको क्या कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को इनका उपनाम क्या था? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था आपके दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये इनको कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। इसकी स्थापना का उद्देश्य था, इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकार को बाहर करने के लिए, जो भारतीय बाहर रह रहे थे देश से, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना। ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना, ये उद्देश्य था लंदन इंडियन होम रूल सोसाइटी की, जिसकी स्थापना की थी हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कब की थी? फिर से बता देते हैं, 1905 में की थी। कब की थी? 1905 में इसकी स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये सेम हो गया। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज के बारे में अगर आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय समाज सुधारक, एक आपका सिलेबस दिया हुआ है भारतीय समाज सुधारक, वहां से आपका ये, उस टॉपिक से आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, भारतीय समाज सुधारक। तो समाज सुधारकों के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो इसका आंसर देने की कोशिश करिए। वहां से क्वेश्चन बन रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। हाँ, आंसर करिए। चलिए, नो वन इज आंसरिंग, बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा आपका राजा राममोहन रॉय ने, ठीक है, राजा राममोहन राय ने इसका स्थापना की थी। जरा इसके बारे में बताइए, कोई ईयर बता सकता है कि इसका ईयर क्या था? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? आपसे ईयर भी पूछ सकता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना ये हुई थी आपकी, ये हुई थी आपकी 20 अगस्त 1828 को। कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 की। बात कर लेते हैं राजा राममोहन राय की। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का जनक या पिता, दोनों कहते हैं इन्हें। राजा राममोहन रॉय की काल का जनक इन्हें कहा जाता है। राजा राममोहन राय की बात कर ले तो राजा को किसने कहा था? राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि दी थी आपके मुगल, उत्तरकालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय ने, ठीक है, राजा थे नहीं, उनको सिर्फ उपाधि दी गई थी। अकबर सेकंड ने उन्हें उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि इन्होंने, इसने पेंशन पे जीने वाला एक उत्तरकालीन शासक था। पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिटिश दरबार में इन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाकर राजा राममोहन राय को भेजा था। खुद पैसे के लिए परेशान है तो इनको पैसा कहाँ से देता, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको खुश करने के लिए उपाधि दे दी राजा की, कि भाई हम इंग्लिश में तो बात कर नहीं पाते हैं, हम अनपढ़ गवार, खुद पैसे से परेशान, आपको मेरा प्रतिनिधि कोई जाएगा जिसको अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हो। राजा राममोहन राय काफी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, उसके प्रतिनिधि के रूप में वहां पर गए और इस कारण अकबर द्वितीय ने उसे राजा की उपाधि दी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा पूछ लेते हैं कि राजा राममोहन राय ने किस कुप्रथा के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन चलाया था? सबसे बड़ा आंदोलन चलाया था बाल विवाह, छुआछूत, सती प्रथा या बहुविवाह, ठीक है। आंसर करने की कोशिश करिए।
राजा राममोहन राय ने किस कुप्रथा, राजा राममोहन राय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राजा राममोहन राय जो थे, ठीक है, ये क्या थे, भारतीय पुनर्जागरण काल के ये पिता इनको कहा जाता था। और एक चीज इनमें और थी, ठीक है, जो फैक्ट्स है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने स्थापना किन संगठनों की थी, इन्होंने स्थापना की थी आत्मीय सभा, ठीक है, ब्रह्म समाज, इनकी इत्यादि की स्थापना इन्होंने की थी। और ये पाश्चात्य, सबसे बड़ी इनकी जो खूबी थी कि ये पाश्चात्य शैली यानी अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा के ये समर्थक थे। इन्होंने समर्थन किया था कि भारत में भी पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ होना चाहिए। इन्होंने इसका समर्थन किया था उस वक्त जब लोगों की सोच इतनी रूढ़िवादी थी। उस वक्त ये व्यक्ति उस वक्त ये व्यक्ति इतनी मॉडर्न विचारधारा का ये व्यक्ति था। और इन्होंने इसके साथ साथ कई कुप्रथाओं के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। इन्होंने बाल विवाह, छुआछूत, जातिवाद और सबसे बड़ा जो आंदोलन चलाया था वो था सती प्रथा के खिलाफ। इसका सही आंसर होगा आपका सती प्रथा। बाल विवाह के भी विरोधी थे, ये छुआछूत के विरोधी थे, लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ा आंदोलन चलाया था वो कहा था इन्होंने कि सती प्रथा, ठीक है। और इन्हीं के आंदोलन के फलस्वरूप 1800 हेलो, हाँ सर अभी क्लास में अभी करते हैं फिर, ठीक है। तो राजा राममोहन राय ने किस प्रथा के खिलाफ सबसे बड़ा इन्होंने चलाया था, सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था। और इन्हीं की मुहिम के फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी। और किसने रोक लगाई, ये लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है। सोचिए उस वक्त ये कितने विद्वान व्यक्ति थे और उनकी विचारधारा कितनी आगे थी उस समय के भारत में, जहां लोग लड़कियों का घर से बाहर निकलने पर रोक लगाते थे। छुआछूत की जो भावना आज भी आपको समाज में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, नीच जात उच्च जात करके लोग आपस में भेदभाव करते हैं, ये उसको समर्थन नहीं करते थे। इनको कहना था कि महिलाओं को भी शिक्षा का पर्याप्त अवसर देना चाहिए, सती प्रथा पे रोक लगनी चाहिए, बाल विवाह पे रोक लगना चाहिए। ऐसे कई कुप्रथाओं के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया था। इसी कारण इन्हें भारतीय पुनर्जागरण काल का पिता कहा जाता है। और ये जब गए थे उसके प्रतिनिधि बनकर अकबर द्वितीय के, तो उसने इसको राजा की उपाधि दी थी। लेकिन 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है, वही इंग्लैंड में 1833 के ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए हम पढ़ेंगे थ्योरी क्लासेस में, ठीक है। अगर थ्योरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे भावी शिक्षक बैच से। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ये मैंने जस्ट अभी आपको इनके बारे में बताया, तो आई डोंट थिंक कि इसके बारे में हमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। इसके बारे में अकबर द्वितीय ने इनको ये उपाधि दी थी। अकबर सेकंड, ये वो वाला अकबर नहीं था जो आप सोच रहे हैं मुगल काल वाला, ये उत्तरकालीन था। ये एक तरह से अकबर का प्रपौत्र लगेगा, ठीक है। जो उत्तरकालीन मुगल शासक थे वो बेहद ही निकम्मे और नालायक टाइप के थे। तो जितने भी थे उत्तरकालीन, वहीं से मुगलों का पतन शुरू हो गया था। मुगलों के पतन की हम बात कर ले, अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप जब औरंगजेब तक जाते हैं ना, औरंगजेब के बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी हुए हैं उत्तरकालीन, वो एक नंबर के निकल, चाहे मोहम्मद शाह रंगीला की हम बात कर लें, हाँ, जहांदार शाह जिसे लंपट मूर्ख कहा जाता था, उसी प्रकार ये अकबर द्वितीय। उसके बाद इनके पास राजपाट नहीं रह गया था, ठीक है। तो ये है अकबर द्वितीय। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है कि भारत में आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो प्लीज आंसर करने की कोशिश करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जितने भी साथी
इस सेशन को देख रहे हैं तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा था? आई होप मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया उसके अनुसार आप इसका आंसर दे लेंगे। तो अगर हम कहें आधुनिक भारत का जनक कहे या भारतीय पुनर्जागरण का पिता, दोनों सेम ही कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को किसको कहा जाता है? राजा राम। चलिए हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? जिन्होंने 1911 में एक कृति लिखी थी गीतांजलि, और इसके लिए इन्हें, ठीक है, ये काव्य संग्रह था और इसके लिए 1912 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 1912 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। इनका उपनाम क्या है जरा कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा। राजा राममोहन राय की बात कर ली, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके बारे में एक चीज जो बहुत फेमस, को क्या कहते हैं? ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, राजनीति का गुरु, राजनीति के गुण उन्होंने इनसे सीखे थे। ठीक है, और आपने अगर कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ा होगा, कांग्रेस की सेपरेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ये नरम दल के सपोर्टर थे। ठीक है, ये नरम दल के सपोर्टर थे। ठीक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये कौन थे? इनके बारे में भी जान लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने दो समाचार पत्र निकाले थे, मराठा में और केसरी। ये समाचार पत्र निकाले थे मराठा और केसरी। ठीक है, और जल्द ही आप सभी को देखने को मिलेगा, अगस्त का महीना चल रहा है, आप सभी को देखने को मिलेगा कौन सा पर्व? गणेश पूजा, जो कि 10 दिन तक मनाया जाता है, पूरे 10 दिन, और खास तौर से महाराष्ट्र में धूमधाम से। तो महाराष्ट्र में गणेश पूजा की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ये इन्हीं के द्वारा लाए गए। तो किस लिए? आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने ही शुरुआत की थी महाराष्ट्र में गणेश पूजा की, जो अनवरत रूप से आज भी चालू है। आप एक चीज देखना कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा चढ़ाया गया जो गणेश पूजा है, इसमें आपसी सौहार्द, चाहे मुस्लिम हिंदू, कोई जात न पात न कोई धर्म, सब इकट्ठे एक साथ होकर पर्व को मनाते हैं, आनंद लेते हैं। तो उसका एक रीजन यही था कि आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए, प्रीति 13 में नहीं मिला था बच्चे, 1912 में मिला था बच्चे, सही से पढ़ के आओ पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोलता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके सामने ऑप्शन दिया है 1828, 1815, 1856, 1875। जल्दी आंसर करिए, जितने लोग देख रहे हैं जल्दी आंसर करिए। नरेंद्र कुमार, हाँ जी। सलोनी जी बहुत परेशान है, आंसर कर दीजिए आप लोग इनको। तो सलोनी जी को मैं भी यही कह रही हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं आता प्लीज आप तैयारी करिए। ठीक है, हालांकि मैं इसके बारे नंबर के बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन स्टूडेंट बोल रहे हैं कि अगर पास है तो सलोनी जी पढ़ते रहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल परेशान नहीं हुई है। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। जरा अभी दिमाग लगाना, दो ऑप्शन बोलते हैं 1856 और 75। इनकी तो मृत्यु ही 1833 में हो गई थी, जब वो जिंदा ही नहीं थे। तो 56 में और 33 में स्थापना कहां से करेंगे? तो दो क्वेश्चन आप अगर सही से पढ़ रहे तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब आपके सामने बचते हैं दो ऑप्शन। आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में, और 1828 में किसकी स्थापना हुई थी? 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की। ये भी राजा राम मोहन रॉय ने किया था। तो सही आंसर जो होगा इसका आपका होगा 1815। ठीक है, 1815 इसका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कथन और कारण में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो बन रहा है 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन बन रहा है। 1857 की क्रांति, आप जानते होंगे इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई को मेरठ से। ठीक है, लेकिन ये चिंगारी उठी कहां से थी? बैरकपुर छावनी मेरठ से इसकी चिंगारी उठी थी। 29 मार्च को इसकी चिंगारी उठी थी, क्योंकि इसका तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस, जिस कारण
ब्रिटिश सेना में भारतीयों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह की शुरुआत की 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने इस विद्रोह की शुरुआत की। फलस्वरूप इसके 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई 1857 में। एंड देन उसके बाद ये आक्रोश बढ़ता चला गया और उसमें और भी लोग जुड़ते चले गए। सबके अपने अपने कुछ ना कारण थे, किसी के सामाजिक कारण थे, किसी के राजनीतिक कारण थे, किसी के आर्थिक कारण थे। और ये विद्रोह जब बढ़ा तो एक सुनियोजित योजना के तहत इसको बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन यह तय समय से पहले ही शुरू हो गया। और 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। कमल और रोटी इसका प्रतीक था। क्या यह क्रांति सफल रही थी? जी नहीं, असफल रही थी, लेकिन फिर भी इसके कुछ प्रभाव थे। ठीक है, तो पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लो कि स्टेटमेंट हमसे क्या पूछ रहा है कि यह विद्रोह ना तो राष्ट्रीय था ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि अधिकांश शासक और जनता इसमें शामिल नहीं थी। यह कथन किस इतिहासकार का है? वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, एसएन सेन या बेंजामिन डिज़रायली? जल्दी आंसर करिए। बच्चे जल्दी इसका आंसर करिए। हाँ जी, क्या होगा जल्दी बताओ। ये किसने कहा था? ये कहा था कि यह विद्रोह ना तो राष्ट्रीय था ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी इसमें भारत के बहुत से क्षेत्रों के लोग, कई शासक इसमें शामिल नहीं होते, खास तौर से दक्षिण के साथ। दक्षिण तक ये क्रांति पहुंच ही नहीं पाई थी और कुछ वर्ग इससे नहीं जुड़े थे, खास तौर से कौन? व्यापारी वर्ग इससे नहीं जुड़े, कई शासक इससे नहीं जुड़े। तो आरसी मजूमदार का यही कहना था कि ना तो राष्ट्रीय था ना तो स्वतंत्रता था, क्योंकि अधिकांश शासक और जनता इसमें शामिल नहीं थी। तो ये कहा था आपके आरसी मजूमदार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करने की कोशिश करो। ये भी आपका एक स्टेटमेंट है, किसने कहा है जरा ये बताओ इसके बारे में। ये स्टेटमेंट बोलता है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? आरसी मजूमदार, अशोक मेहता, बीडी सावरकर, सर जॉन लॉरेंस? पहले इसका आप लोग आंसर करिए। हाँ जी, हाँ आंसर करिए। बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं भाई, क्या बात है? क्या बात है भाई? आपने इसके पहले का जो कहते हैं ना कथन देखा था, वो कथन ये कथन लग रहा होगा डिफरेंट, लेकिन है सेम ही। ठीक है, तो इसका भी आंसर ये आपका आरसी मजूमदार ही होगा। जरा इसमें पढ़ो क्या क्या रहा है कि ना प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये भी कहा था आरसी मजूमदार ने। क्यों कहा था? अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया है, क्योंकि अधिकांश शासक और अधिकांश जनता इसमें शामिल नहीं हुई थी। इस कारण उन्होंने कहा था कि ये स्वतंत्रता संग्राम है ही नहीं, ना तो ये राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही ये तो। ठीक है, हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी एक कथन है कि यह एक पूर्णतः देशभक्ति से रहित, ठीक है, स्वार्थी सिपाही विद्रोह था जिसका कोई निश्चित नेतृत्व या उद्देश्य नहीं था। मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया था कि 1857 की क्रांति की शुरुआत की जिसकी चिंगारी थी वो कहां से निकली थी? इसी सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह ही इसका तत्कालिक कारण था। उसके बाद बाकी वर्ग इसमें शामिल हुए, शासक शामिल हुए, बाकी लोग शामिल हुए। तो ये कथन किसने कहा था जरा इसके बारे में बताओ। सर जॉन सिले, जे आउटरम, टी.आर. होम्स या कार्ल मार्क्स? जल्दी से आंसर करो। क्लियर? बच्चे बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं, क्या बात है? अगर इस तरह के क्वेश्चन आप कहते हो कि वन लाइनर फैक्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन दे दिया ना बच्चे, फंसने के बहुत चांसेस है। क्योंकि जब आप क्लियर ही नहीं रहोगे तो आप किसी को भी तुक्का, और तुक्का मारने से इस बार आपको बचना है, बिकॉज आपको नेगेटिव मार्किंग, क्या है? नेगेटिव मार्किंग है ना, देखा है ना गैस सिलेबस। 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके 90 होने वाले हैं आपके सब्जेक्टिव और 30 नंबर ये होंगे आपके जीके जीएस से। तो सिलेक्शन लेना बच्चे इतना आसान नहीं होगा, इसलिए आपको एसएसटी के पोर्शन को भी उतना ही अच्छे से तैयार करके चलना है, क्योंकि 30 नंबर कम नहीं होता है बच्चे, 1 से 2 नंबर भी जो होता है ना ये सिलेक्शन आपका रोक देता है। तो आप हर पोर्शन को सीरियसली लेके चलने की आपको जरूरत है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सर जॉन सिले। सर जॉन सिले इसका
सही आंसर, इन्होंने ही कहा था कि ये पूर्णतः देशभक्ति से रहित स्वार्थी सिपाही, अंग्रेज था तो अंग्रेजों की ही बड़ाई करेगा, इसीलिए इसने कहा था कि कोई निश्चित नेतृत्व उद्देश्य नहीं था, नेतृत्व तो था लेकिन दिशा विहीन था, ठीक है ना। इस कारण यह स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति थी असफल रही, लेकिन फिर भी सब कुछ प्रभाव, सबसे मुख्य प्रभाव जो पड़ा आपके 1857 की क्रांति का, सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा, ठीक है, कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके हाथों से शासन छीनकर कहाँ चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन छीनकर सीधा क्राउन या ब्रिटिश राज ने अपने हाथों में ले लिया, इनसे शासन छीन लिया गया और ईस्ट इंडिया से फॉरवर्ड हो गया, ये कहाँ फॉरवर्ड हो गया, ब्रिटिश क्राउन को, ये सबसे बड़ा इसका असर पड़ा था, ठीक है। और भी इसके कारण थे, लेकिन जब हम थियरी पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, या आप पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था, टी.आर. होम्स, आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर या पम्पस्टन, किसने कहा होगा कि बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था, जल्दी बताइए। हाँ जी, थैंक यू जीतू यादव, थैंक यू मैम। टेल मी, हैज नंबर 30 बीन रिमूव्ड, बिल्कुल नहीं, किसने कहा कि 30 नंबर हट गया है। 120 प्रश्न आपको, जैसे पहले 150 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले थे बच्चे, अब आपको इसमें देखने को मिलेंगे ओनली 120 क्वेश्चन, बट 120 में से 90 आपका बाकी जैसे सीडीपी पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, बाकी से पढ़ते हैं ना, ये इसमें आएगा, और 30 नंबर जो है ये आपका जीके जीएस आएगा बच्चे, इसलिए रिमूव्ड नहीं हुआ है, क्योंकि सिलेबस में उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है, ठीक है, कि हट गया है, ये नहीं किया है, तो आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है, पढ़ते हुए आपको चलना है। और बच्चे इसलिए भी पढ़ना जरूरी और है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, इसलिए सिलेक्शन अब आसान नहीं है, तो बच्चे जहां प्रैक्टिस करने को मिले प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ मैं जो करा रही हूँ, आपको जहां भी मिले प्रैक्टिस करने का मौका आप करो, क्योंकि बच्चे ये इसमें जो सिलेक्शन आपको लेना है, आप जान रहे हो 8 साल बाद वैकेंसी बम्पर संख्या में आवेदन होगा, आवेदन के हिसाब से देखा जाए अगर 60,000 की वैकेंसी आती तो वो भी उनके मुंह में जीरा ही होगी कितने साल बाद, इसलिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना, इसलिए पढ़ाई पे कंसिस्टेंसी बना के चलिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, रेगुलर क्लासेस करिए, रेगुलर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, ये किसने कहा था, ये कहा था आपके टी.आर. होम्स ने, किसको लेकर कहा था, 1857 की क्रांति को लेकर ये कथन उन्होंने कहा था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। अब देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का मैंने तैयार किया है कि आपको वन लाइनर में ही आ रहा है, लेकिन इतना कठिन कर देगा, फैक्ट नहीं तैयार बच्चे गलत कर दोगे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता था, ठीक है। तीसरा बोलता है कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत पवनार आश्रम से की थी, और डी बोलता है कि उपयुक्त सभी कथन सही है। तो बच्चे जितने लोग देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है। हाँ अयांश मिश्रा बोल रहे हैं ए, बच्चे अगर आप आंसर करते हो ना तो क्वेश्चन नंबर ऐसे डाल दिया, अगर मान लो अगर 15 का ए आप बोल रहे हो ना तो ऐसे बोलो 15 का ए, 16 का ए, है ना, तो सही तरह से आंसर समझ में आएगा, ठीक है। हाँ अयांश जी बोल रहे हैं ए, हाँ तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो उसमें पहला बोलता है कि विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और जवाहरलाल, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कर ले तो कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था आपका 17 अक्टूबर 1940 को बच्चे इसकी शुरुआत हुई थी। और पहला इसमें स्टेटमेंट बोलता है कि विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। हाँ जी बच्चे बिल्कुल सही बोल रहा है ये। दूसरा बोल रहा है कि इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता था, अगर फैक्ट नहीं पता है तो गड़बड़ कर जाओगे, लेकिन ये सही है बच्चे। तीसरा पूछता है कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत पवनार आश्रम से की थी, पवनार आपका वर्तमान में कहाँ है, पवनार है आपका वर्तमान के एमपी में, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, सो दैट आपका ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं, दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, क्लियर। हाँ जी बच्चे, अच्छा 15 का ए, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे अयांश। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन पूछता है कि वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन के संबंध में क्या सत्य है। पहले हमको ये ध्यान है कि पूछ क्या रहा है, सत्य पूछ रहा है, ठीक है, इसको बोला कर लो। पहला बोल रहा है कि इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी। कांग्रेस के संविधान में भाषाई आधार पर प्रादेशिक कांग्रेस समितियों के गठन का प्रावधान किया गया। डी बोलता असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इस अधिवेशन में औपचारिक रूप से स्वीकृत हुआ, या डी बोलता है उपयुक्त सभी। तो बच्चे जितने लोग देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आंसर करने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, अयांश, सलोनी, जितने भी लोग देख रहे हैं बच्चे आंसर करो इसका जल्दी। क्या होगा? तो नागपुर अधिवेशन की हम बात कर ले, ये आपका कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था वो 1920 में कहां पर हुआ था? नागपुर में। बात बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सी विजय राघवाचारी ने। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा बोलता है कि कांग्रेस के संविधान में भाषाई आधार पर प्रादेशिक कांग्रेस समितियों के गठन का प्रावधान किया गया था। दैट मीन्स कहने का मतलब ये था कि अब हर प्रदेश में कांग्रेस की एक समिति बैठाई जाए भाषाई आधार पर। ये 1920 के नागपुर अधिवेशन में बात प्रस्ताव ये रखा गया था कि हर जो, जैसे आपका कोई है जो तमिल भाषी है, कोई आपका मराठा भाषी है, कोई आपका बांग्ला भाषी, तो इस तरह के प्रदेशों में प्रादेशिक समिति कांग्रेसों की बनाने का ये प्रस्ताव रखा गया था। तो जी बिल्कुल सही बात है, ऐसा प्रावधान किया गया था। ये बोलता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इस अधिवेशन में औपचारिक रूप से स्वीकृत हुआ था। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल सही बात है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बल्कि बच्चे एक चीज को ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में डी सही हो, है ना। हर क्वेश्चन में डी सही हो, तुक्का मार के आगे भी डी करने लगो। आगे देखो क्या बोलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ देखिए कौन क्या आंसर कर रहा है। जीतू यादव, 17 का डी। वेल डन जीतू। चलो अगला पूछता है कि भारतीय प्रेस पर से किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय प्रतिबंध पूरी तरह से हटाए गए थे, जिन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बच्चे आपने अगर सही से पढ़ा होगा, थ्योरी पढ़ी होगी, अब इसके पहले सुपर टेट में भी पढ़ा होगा या टेट में भी और सुपर टेट भी कहीं पढ़ चुके होंगे, तो जरा आंसर करो इसका। किसको कहा गया था? बेंटिक को, मेटकॉफ को, रिपन को या मैकाले को? जल्दी बताओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करने की बच्चे कोशिश करो। हाँ जी बच्चे, सही आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा इसका? सही आंसर होगा प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स बेटकॉफ को। क्यों कहा जाता है? कि इसने भारतीय प्रेसों पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाया था। ये प्रतिबंध कब लगाए गए थे? ये प्रतिबंध लगाए गए थे, ये प्रतिबंध जो है ये लगाए गए थे भारतीय प्रेस पर 1823 में। और किसके द्वारा लगाए गए थे? लॉर्ड रिपन द्वारा। रिपन महाराज ने बोला कि भाई आप हमारे खिलाफ छापते हैं, ये हमें मंजूर नहीं है, इसलिए अब आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन इस प्रतिबंध को हटाया मेटकॉफ ने। कब हटाया? ये हटाया 1835 में। ठीक है बच्चे, क्लियर ना? हाँ जी बच्चे, बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1946 में, वाला हो चुका है बच्चे, अगला देखें। हत्यारियों का संगठन या अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने और कहाँ की थी? इसके पहले मैंने आपको बताया था इसका आंसर पहले क्वेश्चन में ही कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपके बीडी सावरकर ने की थी, महाराष्ट्र, नासिक, महाराष्ट्र में। इसके पहले हम क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान, ये आ गया आपका भारतीय संविधान का क्वेश्चन है। ये नामों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पेश करने से पूर्व किसकी सिफारिश अनिवार्य होती है? राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अंतरराज्यीय परिषद की? तो बात कर लेते अनुच्छेद 3। तो भारत का संघ क्षेत्र, सबसे पहले अगर अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे आप तो 1 से लेकर 4 तक में किसकी बात की गई है? भारत का संघ राज्य, संघ की बात की गई। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक। 3 इसमें ही बात कहता है, तो 3 के तहत आप राज्यों के नामों में परिवर्तन का विधेयक की बात की गई। लेकिन इसके लिए सिफारिश की किसकी अनिवार्य होती है? जरा जल्दी से आंसर करो। पॉलिटी पढ़ रखी है ना बच्चे आपने? हाँ जी बच्चे, हाँ जी बिल्कुल, अच्छा जीतू यादव। हाँ बताइए किसकी सिफारिश जरूरत होती है? वो सिफारिश होती है राष्ट्रपति की। हाँ जी,
ना ही विधानमंडल की इसमें आवश्यकता है, ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश की आवश्यकता है, ना अंतरराज्यीय परिषद की आवश्यकता है, इसमें आगा राष्ट्रपति। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के अधिकार के विनियमन या रेगुलेशन के लिए कानून बनाने की संपूर्ण और अनन्य शक्ति प्रदान की गई है। तो बात कर लेते हैं बच्चे नागरिकता की। नागरिकता किस भाग में आता है? सिटीजनशिप। ये आता है आपका भाग 2 में, और इसका प्रावधान किस आर्टिकल से है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। 5 से 11 तक हम बात की गई है नागरिकता की। जरा जल्दी से बताओ कि रेगुलेशन विनियमन की अनन्य शक्ति किस एक्ट के तहत? 8, 9, 10 या 11? जल्दी बताओ। मजा आ रहा है ना? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ जी, चलिए पहले हम आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है पहले वो बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका आर्टिकल नंबर 10। 8 की हम बात कर ले तो 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों के बारे में बात करता है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों के बारे में बात करता है ये। ठीक है, समझ जाओ। 9 बोलता है, 9 किसके बारे में बोलता है कि अगर आप किसी देश की नागरिकता, किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण करते तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये कहता है नागरिकता के स्वतः समाप्ति की बात करता है ये। क्योंकि भारत में आप सभी को पता है एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप एक साथ 2 देशों की नागरिकता नहीं रख सकते हैं। तो दैट मीन्स आपने एक जगह एक्सेप्ट किया, यहाँ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, स्वतः समाप्त। ये आपका आर्टिकल 9 बोलता है। लेकिन विनियमन रेगुलेशन की बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 10। तो बच्चे क्योंकि आज की क्लास का समय हो गया है तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। और एक चीज फिर आप सभी से, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, फ्री पीडीएफ को प्राप्त करिए। और आने वाले संडे को अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर चुके हैं किसी भी संस्थान से तो आप ऑफलाइन सेंटर पे हमारे निःशुल्क रूप से आके टेस्ट दे सकते हैं। पता है हमारा बालसन चौराहा सेंट एंथनी स्कूल के सामने प्रयागराज में। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यहाँ से फिर ऐसे लिखिए।